in this lecture, this is the continuation of the previous lecture in which we were covering nitrogen cycle. Now I'll talk about carbon cycle. This is the another abundant element that is being recycled in the environment, and carbon is the element that is present everywhere, and it defines life as it is the essential part of every ingredient that makes up the cellular life, whatever, whether it is a plant or animal. The exchange of elements between sources and sinks is referred to as flux. यानी जहाँ जिस सोर्स से कार्बन आ रही है और जहाँ ये जाकर डिपॉजिट होती है और डिपॉजिट होने के बाद दोबारा निकलती है, तो इस चीज़ को फ्लक्स कहा जाता है. कार्बन जो है हमें रिड्यूस्ड फॉर्म्स में भी मिलती है, जैसे मीथेन, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी होती है, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल्दो ये तकरीबन कार्बन जो है वो रिसाइकिल होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स in a carbon cycle, if you can see this picture, the whole picture, it's quite simple and you can easily recognize it. The first thing that happens is carbon dioxide fixation. That is, this carbon dioxide which is present in the environment is being used or fixed by the organisms in a more usable form, and the organisms that convert or fix this carbon dioxide are the first one are the producers, that is plants. और इसके अलावा कुछ decomposers भी होते हैं, कुछ cyanobacteria, कुछ photo autotrophs जो होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट की उसको यूज़ करता है प्लांट बाय विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. इस प्लांट और ये जो आपकी इनऑर्गेनिक कार्बन है इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर रहा है. फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स खाते हैं, उन एनिमल्स को ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं. तो ये जो प्लांट में कार्बन मौजूद होता है वो चेंज हो जाता है किस में, एनिमल में, ठीक है. ये एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाता है. इसके बाद जब ये ऑर्गेनिक जो मैटर है, यानी ये जो एनिमल्स और प्लांट्स और दूसरे ह्यूमन बींग्स जब ये डाई होते हैं और जब ये आपके बरी किए जाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स आपके सॉइल के अंदर आते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी, तो इनको डिकम्पोजर्स जो हैं वो दोबारा किस फॉर्म में ले आते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं उनकी बॉडीज़ को, उसमें से जो लॉक्ड कार्बन होती है उसको निकालते हैं, और फिर वो कार्बन दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होकर आपके एनवायरनमेंट में चली जाती है. इसके अलावा भी एनिमल्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं. आपको पता है प्लांट की एक जो मेजर पोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक्सहेल करते हैं. जिस इस तरह एनिमल भी जो रेस्पायर करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है. और इसके अलावा जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके थ्रू भी कार्बन जो है वो रिलीज़ होता है. लेकिन कुछ जगहों पे ये डिकम्पोजर्स जो हैं ये इसको प्रिवेंट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की रेस्पिरेशन को फ्रॉम हेयर इन द सॉइल. और इस तरह से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये अंडरगो जाते हैं डिफरेंट विद प्रेशर और डिफरेंट केमिकल चेंजेस के, और ये फिर चेंज होते हैं आपके पास फॉसिल फ्यूल्स में, जो कि एज एन ऑयल आप एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं ओशन की बेड से. तो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में वेरी सिंपल कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, उसके बाद ये डेड ऑर्गेनिजम्स के बाद जब ये एनिमल रेस्पायर करते हैं, प्लांट रेस्पायर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एनवायरनमेंट में चली जाती है. और जब ये डेड ऑर्गेनिजम्स बरी होते हैं सॉइल में, तो कुछ इसकी अमाउंट जो है दोबारा जाती है, जो रूट्स रेस्पायर करके भी निकालते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स जो इसको अनलॉक करके भी, और कुछ जो हिस्सा है इसका वो फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाता है. इसको हम इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से एंटर हो रही है,
ठीक है। और किस तरह से, रेस्पिरेशन और कंबस्शन दोनों ये क्या करवाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आप इस ब्रीथ आउट करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और जब कोई चीज़ आप बर्न करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूसर्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपना प्लांट बनाते हैं। सिर्फ प्रोड्यूसर्स में प्लांट मौजूद नहीं है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी जिसमें साइनोबैक्टीरिया और दूसरे एल्गी भी मौजूद हैं आपके पास, वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूसर्स जो है वो इनको एनिमल्स जो हैं वो इन प्लांट्स पे फीड करते हैं, तो ये कार्बन कंपाउंड्स जो है इस फूड चेन में पास हो जाता है। फिर यही कार्बन जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं ये एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर एनिमल्स और प्लांट इवेंचुअली डाई, दे डाई ऑफ एंड दे कम टू द सॉइल अगेन। तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनको डिकम्पोजर्स ईट करते हैं ग्राउंड में, और कार्बन जो इनकी बॉडी में लॉक होता है दैट इज़ अगेन रिटर्न टू द atmosphere as carbon dioxide, but in some circumstances this process of decomposition is prevented, although decomposed plants and animals then available as fossil fuel in the future for combustion. The first thing that happens in the carbon cycle is carbon dioxide fixation. इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज होती है। जनरल रिएक्शन को हम इस तरह शो कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंजाइम्स अटैक करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करें। ग्रीन प्लांट्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, लेकिन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी फिक्स करते हैं कार्बन को। एग्जाम्पल कन्वर्जन के हमारे पास मौजूद है इक्वेशन, इससे आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिंपलर फॉर्म जो है एंजाइम्स के थ्रू एक ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसके बाद जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है प्लांट में, लिग्निन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लांट में मौजूद होता है दैट इज़ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को जो है वो रेडिली अटैक होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ को अटैक करती हैं, बैक्टीरिया की भी, फंजाई की भी, अपना में सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में भी देखा था। और सेल्यूलोज की ब्रेक डाउन को, ये एक एग्जांपल है, और भी दूसरी जो कंपोनेंट्स हैं जैसे स्टार्च है, पेक्टिन है और आपके पास लिग्निन है, ये सब भी अटैक होते हैं फंजाई से और डिफरेंट बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसीट से, और इसके बाद ये इनकी भी डिग्रेडेशन हो जाती है इनटू सिंपलर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है। सेलुलोज की जो आपके पास ब्रेक डाउन है जो कि एक डाइसैक्राइड है, इसकी पॉलीसैक्राइड बल्कि आप इसको कहें, पॉलीसैक्राइड की कन्वर्जन डाइसैक्राइड में जिसमें दो ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद होते हैं, यानी सेलुलोज जो पॉलीसैक्राइड है ये इस पर अटैक करता है एंजाइम सेल्यूलेज, जो कौन एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है, बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में मौजूद है। ये सेलुलोज पे अटैक करता है और उसको चेंज कर देता है सेलुबायोज मॉलिक्यूल्स जो कि डाइसैक्राइड है जिसमें दो ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद हैं। फिर इस सेलुबायोज मॉलिक्यूल के ऊपर एक और एंजाइम अटैक करता है दैट इज़ बीटा ग्लूकोसाइडेज, और ये सेलुबायोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज यूनिट्स में। ग्लूकोज जो फिर अवेलेबल होती है इसको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज करते हैं और हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसकी ग्लूकोज की जो है वो यील्ड करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो द फर्स्ट थिंग इन द कार्बन cycle is carbon dioxide fixation. The second thing is then when this carbon is fixed, then it is being used by plants, then these plants die off and then they are being attacked by different organisms in the soil and they actually degrade those logged carbon molecules into again into an organic form that is carbon dioxide, and some of them is prevented and available as fossil fuels. Now the next thing which is important, as you have seen carbon and nitrogen cycle, so another thing
कि ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर उसको जो है आपकी कैरी आउट करते हैं। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट एनेबल्स यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर इन अ फॉर्म स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसी फॉर्म में ये यूटिलाइजेशन हो जाती है जो कि दूसरे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन जो है वो वाटर को लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं जिसको हम वाटर साइकिल के थ्रू कहते हैं। यही वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाते हैं लिक्विड में और आइस में और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड वाटर में। इसी तरह नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में अबंडेंटली मौजूद है, ये इसके बावजूद प्लांट इसको उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि फिर इस नाइट्रोजन को यानी वो किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, अमोनियम और नाइट्रेट की। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल जो है ये क्या करती है, ये एक्चुअली इनेबल करती है इन एलिमेंट्स की प्रोविज़न को, यानी इनकी यूटिलाइजेशन के लिए हेल्प करती है ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, ताकि ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो वो उसको उस यूटिलाइजेबल फॉर्म में यूज़ कर सके। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो इसकी ये हो गई। इसके अलावा जो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सब बहुत इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को मॉनिटर करती है और डिफ़ाइन करती है हमारे बायोस्फीयर को। जैसे माइक्रोब्स जो हैं वो तकरीबन हर जगह पे, हर हैबिटेट में अर्थ के मौजूद हैं और तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स से ये मौजूद है। यानी माइक्रोबियल एवोल्यूशन जो वो इतनी पुरानी है, हमेशा लाइफ जब फर्स्ट अर्थ पर आई तो वो तब से ही मौजूद है। तो इनकी पूरी डायनामिक इक्विलिब्रियम इस पूरी अर्थ की जो है ये माइक्रोब्स मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास जो इम्पोर्टेंट है इसकी वो क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स ये स्टोरेज ऑफ एलिमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। यानी एलिमेंट्स जो हैं वो इन साइकिल्स के थ्रू अपने नेचुरल रिजर्वॉयर्स में रहते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू स्मॉल कंज्यूमेबल अमाउंट में। ठीक है। अगर हम बात करें जैसे नेचुरल रिजर्वॉयर्स, इससे मुराद यही होता है कि एक आपकी जो पार्ट है आपकी, ये ऐसा प्लेस या ऐसी रीजन या ऐसा लोकेशन जहाँ पे ये एलिमेंट जो है अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं उसको हम रिजर्वॉयर कहते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ यानी इसी इवेंट्स में ये साइकिल होते हैं और फिर स्टोर हो जाते हैं अपने रिजर्वॉयर में। जैसे कोल और फॉसिल फ्यूल्स की आप बात करें तो इनके नेचुरल रिजर्वॉयर्स मौजूद हैं और मुस्तकिल जो ये आपकी इक्विलिब्रियम है साइकिल, ये जब डिग्रेडेशन हो रही है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो रहा है तो ये वापस अपने अपने रिजर्वॉयर्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वहाँ पर जा रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम। फिर इसके बाद ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो है ये आपकी असिस्ट करती है मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपके पास क्या है, अगर इकोसिस्टम को हम डिफ़ाइन करें तो ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। यानी अगर किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे डिफॉरेस्टेशन आप देखते हैं, जहाँ डिफॉरेस्टेशन होती है वहाँ पे बहुत सारी एनिमल लाइफ भी और प्लांट लाइफ भी मुतासर होती है और इसके अलावा वहाँ पे आप देखें कि क्लाइमेटिक चेंज आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। ठीक है। और कोई भी ऐसी जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती उनको ये मेंटेन करके चलते हैं सारे एलिमेंट्स की। फिर एक और आपके पास बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स को लिंक करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, जिसमें हम जैसे फिक्सेशन हो रही है आपकी एटमॉस्फेयर से, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, इस तरह भी ये लिंक करती है।
इसके अलावा ये तो आपके पास हो गई कुछ यानी बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग सिस्टम का जो इकोसिस्टम का होता है उनको लिंक करते हैं एक दूसरे के थ्रू, ताकि न्यूट्रिएंट्स की जो फ्लो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल साइकिल के तौर पे मेंटेन रहे, और कोई भी आपकी जो है डिस्टर्ब ना हो कोई भी चीज़। तो एक स्फीयर से पास होती चीज़ फिर वो दूसरे में चली जाती है, तो इस तरह से फ्लो ऑफ एलिमेंट्स जो वो रेगुलेशन में रहता है हर एक ख़ास रेट के साथ। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक और जो चीज़ है वो इन्यूमरेशन या आइसोलेशन, हम सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या कहते हैं, इनकी काउंटिंग कैसे होती है, इनकी आइसोलेशन कैसे करते हैं। तो कुछ जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उसमें सबसे पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, यानी आप सॉइल सैंपल लें और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, उसमें आपको कुछ सेल्स डिवाइड होते हुए भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन जब उनको आप कल्चर के तौर पे ग्रो करेंगे तो वो ईज़िली ग्रो नहीं करते लेबॉर्ट्री स्केल पे। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ऐसे कल्चर्स को जो आपको माइक्रोस्कोप में वायबल नज़र आ रहे हैं, यानी वो लाइव हैं और वो आपके पास लेबॉर्ट्री में ग्रो नहीं कर रहे, तो उनको हम कहते हैं वायबल बट नॉट कल्चरेबल। ठीक है, तो ऐसे काउंट्स के लिए आपको फिर दूसरी टेक्निक्स पे जाना पड़ता है, जिसमें से हमारे पास एक और टेक्निक है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक जो है ये आप एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं लेबॉर्ट्री में, जो कि उस ख़ास ऑर्गेनिज्म की अबंडेंट ग्रोथ को इन्हांस करती है। ठीक है, जो कि अपनी नॉर्मल हैबिटेट में रह रही है, नॉर्मल इकोलॉजिकल निच जो है, यानी उसकी जो हैबिटेट है उसमें जो वो रह रही है, जो नेटिव है उसकी जगह, वहाँ पे जिस तरह वो ग्रो करते हैं वही एनवायरनमेंट हम उसको लेबॉर्ट्री में देने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से हम दूसरे माइक्रोब्स को इनहिबिट भी कर रहे होते हैं, यानी उसमें कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी डाली जाएँ जिससे आपकी दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो, और जो आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसको आइसोलेट करना है उसकी ग्रोथ जो है बढ़ा दें। ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है ताकि आप नए नए माइक्रोब्स को फाइंड आउट कर सकें, और ये आप इसके लिए एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माइक्रोब क्या हैबिटेट क्या है और उसकी फिजियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, और कौन से दूसरे माइक्रोब्स हैं जो उसके साथ इस क्लोज एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और वो उसकी जो है ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसकी एक एग्जांपल आपके पास, जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको कहूँ तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आइसोलेशन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसकी अगर आपने आइसोलेशन की तो आप क्या करेंगे, एक नेचुरल सैंपल आप लेकर आए और इन बैक्टीरिया को आपने ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन किन कंडीशंस में आपने उसकी कंडीशंस जो मेंटेन की, विदाउट ऑक्सीजन यानी रिड्यूस्ड ऑक्सीजन इसमें रखा आपने, इसी तरह से उसमें आपने रिड्यूस सल्फर रखा और कार्बोनेट, और एक ख़ास लाइट आपने रखी एक लॉन्ग वेव लेंथ की। तो जो ऑर्गेनिक कार्बन आपने इसमें इसकी कल्चर में नहीं दिया, यानी आपने एक कार्बोनेट का सोर्स दे दिया और ऑर्गेनिक कार्बन इसमें नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो हेट्रोट्रॉफ्स को इनहिबिट करेगा। और जो आपने विदाउट ऑक्सीजन कंडीशंस रखी हैं, इसमें आपके पास साइनोबैक्टीरिया और दूसरे यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो भी इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो चीज़ ग्रो करेगी तेज़ी से वो आपके पास क्या रह जाएगी, सिर्फ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक और टेक्निक जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चरिंग कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, दैट इज़ एगर प्लेट कल्चर टेक्निक, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं जैसे आपने लैब्स में यूज़ किया होगा। यानी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद फिर आप उनको लेबॉर्ट्री में ग्रो किस तरह कराएंगे कि एगर प्लेट में उनकी ख़ास कल्चर प्रोवाइड करके और उसमें फिर आप ग्रो करके देख सकते हैं। फिर स्ट्रीक प्लेट मेथड्स हैं आपके पास, उसमें आप कॉलोनीज़ जो हैं उसकी अलहदा कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको दोबारा से आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर भी चेक कर सकते हैं, और कॉलोनी काउंट करके आप बता सकते हैं कि ओरिजिनल सैंपल में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मौजूद है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। हमने जो हम इसको सम अप कर लेते हैं, तो हमने पहले क्या देखा कि डिफरेंट
रिलेशनशिप्स क्या हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो किस तरह की रिलेशनशिप्स में रहते हैं, जिसमें से आपके पास सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस में आपके पास हार्मफुल और यूज़फुल दोनों आपके पास रिलेशनशिप्स मौजूद है। फिर उसके बाद हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे आते हैं। वैसे तो सल्फ़र की भी है, फास्फोरस की भी, लेकिन हम दो ही जो है एलिमेंट्स को हम फोकस करेंगे इधर। द फर्स्ट वन इज़ बीइंग नाइट्रोजन, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे नाइट्रोजन साइकिल के। उसके बाद हमारे पास कार्बन साइकिल है जो कि उससे ज़्यादा सिंपल है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि इन्यूमरेशन टेक्निक्स और आइसोलेशन किस तरह से कर सकते हैं आप सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड द प्रीवियस वन you will be able to define different types of relationships of microorganisms among microorganisms. Then you can describe what are biogeochemical cycles, what are the steps that are involved in nitrogen cycle, what are the steps involved in carbon cycle, and what is the significance of these biogeochemical cycles, or किस तरह से you can isolate and enumerate soil microorganisms in laboratory. Okay, that's all from now. Thank you.